अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 25 और हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे। स्ट्रिंग की कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे थे, ठीक है। तो और मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे और ताकि आप और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। और बाकी तो वही है, इमेजिनेशन है आपके, और इमेजिनेशन में कहा जाता है कि स्काई इज़ द लिमिट। तो कुछ और एग्जांपल आप लोगों के ज़हनों को मज़ीद डायरेक्ट करने के लिए स्ट्रिंग से क्या-क्या किया जा सकता है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पैलिंड्रोम की एक एग्जांपल है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स एंड सब स्ट्रिंग की एक एग्जांपल है हमारे पास। तो आज ये हमारे पास 4 मेन एग्जांपल्स हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो पैलिंड्रोम की एक एग्जांपल है। पैलिंड्रोम से आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं, क्या होता है? कोई बताना चाहेगा पैलिंड्रोम क्या होता है? जी क्लास, पैलिंड्रोम का वर्ड हम पहले भी इस कोर्स में किसी एग्जांपल में यूज़ कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम? एनीवन? कोई एग्जांपल वर्ड ही बता दें पैलिंड्रोम का। चलिए मैं रिकॉल कर देता हूँ। पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप फॉरवर्ड मतलब नॉर्मली रीड करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या रिवर्स में रीड करें उन्हें राइट टू लेफ्ट, तो दोनों सूरतों में उनका रिजल्ट एक ही आता है। जैसे कि वन इज़ लेवल और सिविक, और भी बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जिसमें आप फॉरवर्ड रीड करें या उन्हें बैकवर्ड रीड करें, बिल्कुल उन दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो पैलिंड्रोम है या नहीं स्ट्रिंग, हमें इस एग्जांपल में ये पता करना है। तो जैसे कि अभी हम मैंने बताया कि आप फॉरवर्ड में पढ़ें या रिवर्स में पढ़ें, दोनों सूरतों में उनका रिजल्ट सेम आता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक स्ट्रिंग को इनपुट लिया ए में, कॉपी कर लिया उस स्ट्रिंग को बी में, और फिर बी वाले स्ट्रिंग को क्या कर लिया, स्ट्रिंग रिवर्स। ये लाइब्रेरी में आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है strrev, यानी मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। और फिर मैंने सिंपली क्या किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग को कंपेयर करा लिया। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो इट मीन्स वो पैलिंड्रोम है, और इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है पैलिंड्रोम पता करने का यूजिंग स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। तो आपने कुछ नहीं करना, ओरिजिनल स्ट्रिंग को कॉपी करना है, यानी एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाना है, और उस टेम्परेरी स्ट्रिंग को आपने रिवर्स कर लें। ओरिजिनल को रिवर्स नहीं करेंगे, ओरिजिनल रिवर्स कर दिया तो फिर आप कंपेयर नहीं करा पाएंगे। तो कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल को रिटेन रखा, टेम्परेरी में आपने पहले मूव किया, उसको रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल और रिवर्स वर्जन अगर सेम आते हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो ये प्लेन एंड सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये तो ये हो गया कि स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन मेरे पास गिवन था, तो ये मैंने कर दिया यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। अब सिचुएशन ये है कि अच्छा, वो इज एन आल्सो अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब अगर मैं खुद से इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास से स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करूँ? तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही है कि मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, और उसके अलावा कुछ मैंने लोकल वेरिएबल मेंटेन किए हुए, जैसे कि बिगिन का वेरिएबल, मिडल का वेरिएबल और एंड का वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैंने लेंथ फाइंड आउट कर ली स्ट्रिंग की, मुझे लेंथ की ज़रूरत थी और मेरे पास लेंथ का फंक्शन भी नहीं है ऐसे, ठीक है। तो मैं लेंथ का फंक्शन भी मैनुअली कर रहा हूँ, यानी ये लाइब्रेरी यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है, इग्नोर कर देगा। लेंथ का आपको पता है ऑलरेडी कैसे फाइंड आउट होती है। मैंने लेंथ को इनिशियलाइज़ किया 0 से और लेंथ प्लस प्लस करता गया जब तक कि नल कैरेक्टर ना आ जाए, जिससे मुझे लेंथ मिल गई। तो एंडिंग को यानी लास्ट इंडेक्स, एंड का मतलब है उस पे लास्ट इंडेक्स आएगी, लास्ट इंडेक्स में मैंने क्या कर दिया, लेंथ माइनस 1। और यही होता है हमेशा, लास्ट एलिमेंट किस लोकेशन पर मौजूद होता है, लेंथ माइनस 1 पर। और मिडल एलिमेंट हमेशा मौजूद होता है लेंथ डिवाइड बाय 2। सिंपल सी बात है, अगर आखिरी टोटल एलिमेंट 10 है तो मिडल एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, हमारे पास 5th इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है।
लेंथ डिवाइड बाय 2 करेंगे। और अगर इन केस अगर मेरे पास ऑड नंबर आ जाता है, यानी 9 आ गया, से 9 डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो इसका रिजल्ट कोई बताएगा मुझे क्या आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 9 डिवाइड बाय 2? जी क्लास, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? एनीवन? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? 9 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आएगा? क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ इंटरप्शन आ गई थी मेरे एंड से। मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? से 9 डिवाइड बाई 2 मैंने किया है, तो इसका आंसर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 9 डिवाइड बाई 2। जी, एनीवन एल्स? 9 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आएगा? आज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा। 9 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो रिजल्ट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इंटीजर इंटीजर डिवाइड होते हैं तो 4 आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मेरे पास लेंथ फर्ज करें कोई, यानी जैसे मैंने बात की लेवल में 5 एलिमेंट हैं, तो 5 एलिमेंट को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास 2.5 नहीं आएगा, बस 2 आएगा। और 2 विल बी माई मिडिल एलिमेंट। और अगर मेरे पास 6 एलिमेंट है तो 6 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 3 ही आएगा। 3 विल बी माई मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये बात मैंने इधर दोबारा से रिकॉल करा दी है। खैर, मैंने एंड तो निकाल लिया। एंड हमेशा मुझे पता है लेंथ -1, यानी एक माइनस करना पड़ता है। अगर 5 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स 4 होगी, 10 एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स 9 होगी। तो इसीलिए लेंथ -1 एंड का आ गया। मिडल एलिमेंट हमेशा लेंथ डिवाइड बाई 2 होगा। और बिगनिंग तो अंडरस्टूड सी बात है, कहाँ से होती है? हमेशा 0 से ही होती है। तो बिगनिंग के लिए आप देखें मैंने 0 ही रखा। मैंने एक लूप लगाई है, लूप को स्टार्ट किया है बिगनिंग से, और बिगनिंग को इनिशियली रखा है मैंने 0। बिगिन में इंक्रीमेंट होता रहेगा कब तक? जब तक कि बिगिन की वैल्यू लेस देन मिडल है। ठीक है, इस लूप को मुझे एंड तक चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जब पैलिंड्रोम चेक कर रहा हूँ तो आपको पता है मिडल एलिमेंट तक अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा तो मुझे फर्स्ट को कंपेयर कराना है लास्ट एलिमेंट से, और सेकंड को कंपेयर कराना है सेकंड लास्ट से, थर्ड को कंपेयर कराना है थर्ड लास्ट से, एंड सो ऑन। क्योंकि अगर ये इक्वल होते जाएंगे, फर्स्ट वाला लास्ट से मैच खाएगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से, तो मैं कह सकूंगा कि ये पैलिंड्रोम है। और ये कब तक कंपैरिजन चलता रहेगा? जब तक कि मैं मिडिल एलिमेंट तक ना पहुंच जाऊं, या मिडिल एलिमेंट से पहले पहले। मिडिल एलिमेंट से पहले क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंडेक्सेस में एक का डिफरेंस होता है। अगर मिडिल, ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये वाली LEVEL, तो इसमें ध्यान रहे कि मिडिल एलिमेंट कौन सा है? 5 एलिमेंट है, 5 डिवाइड बाई 2, यानी मिडिल है मेरा ये। तो कंपैरिजन मुझे जो कराना है वो कराना है मिडिल से लेस देन तक, यानी ई तक। तो मैं फर्स्ट को कंपेयर कराऊंगा लास्ट वाले से, और फिर सेकंड को कंपेयर कराऊंगा सेकंड लास्ट वाले से, और मिडिल से पहले पहले तक कराऊंगा। मिडिल के इक्वल होने पर मैं रुक जाऊंगा। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट जो कि मेरा स्ट्रिंग है, इसकी बिगिन वाली वैल्यू को कंपेयर करा रहा हूँ टेक्स्ट डॉट एंड वाली वैल्यू से। एंड तो आपको पता ही है, मैंने एंड सेट करा है लास्ट इंडेक्स पे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ जाते हैं, यानी कहीं पे भी ये सिचुएशन आती है कि बिगिन वाला एलिमेंट लास्ट वाले से मैच नहीं होता, तो इसका मतलब यही है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम के लिए दोनों का मैच होना ज़रूरी है। और यही काम मैं करता रहूँगा, लूप में बिगिन को इंक्रीमेंट करता रहूँगा और एंड को डिक्रीमेंट करता रहूँगा। मैं चाहूँ तो इस एंड वाली लाइन को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैं चाहूँ तो बिगिन वाली लाइन को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन मुझे ये पता है लूप जब भी एंड होगी, बिगिन को मैंने एक इंक्रीमेंट करना है यानी अगले एलिमेंट पे लाना है, और एंड को मैंने एक डिक्रीमेंट करना है यानी पिछले एलिमेंट पे लाना है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर ये कंडीशन कहीं बीच में ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन कहीं ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है।
लेकिन अगर पूरी लूप रन हो जाती है और ये कंडीशन कहीं पे भी ट्रू नहीं होती, तो इसका मतलब यही है कि बिगिन जो है मिडल तक पहुँच गया है, और ये बात इस बात को मेक श्योर करती है कि वो आपकी जो है स्ट्रिंग जो था वो एक पैलिंड्रोम है। ठीक है? तो मुझे कंपैरिज़न कैसे करना है? फर्स्ट वाला लास्ट से, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि मैं मिडल एलिमेंट तक ना पहुँच जाऊँ, और मिडल एलिमेंट तक अगर पहुँच गया हूँ सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम है, और मिडल पे पहुँचने से पहले अगर ये कंडीशन फ़ेल हो जाती है तो मेरी लूप वैसे ही ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो मैं कह दूँगा नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है? तो ये मैनुअल तरीका है आपको पैलिंड्रोम पता करने का। तो इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, ये क्वेरी है कैसे करेंगे? जी, क्लास में वेट कर रहा हूँ आप लोगों की क्वेरीज का। अच्छा, इशू ये है कि थोड़ी-सी टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, यहाँ पर लोड शेडिंग आ रहे हैं और पावर फेलियर है। चलें, कोशिश करता हूँ इस एक्सरसाइज़ को आपको ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ असल में कि जी, जी, कहिए। जी, पूछिए। तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा था, मैं एक सामने आप लोगों के सैंपल एरे ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि बात समझना आसान रहे। ठीक है, इसके अंदर हम इसको पीसेज़ में कर लेते हैं। ये हो गया, दिस इज़ द लास्ट वन। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे चाहिए कोई भी टेक्स्ट, तो इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट रख लेते हैं, से लेवल ही रख लेते हैं। ठीक है, ये लेवल आ गया। तो लेवल मेरे पास यहाँ पे इनपुट आ चुका है, मैंने लेंथ इसकी फाइंड आउट की। लेंथ अगर आप इस एग्जांपल की देखें तो मेरे पास आएगी, क्या आएगी? लेंथ 5 आ जाएगी। ठीक है, लेंथ 5 आ जाएगी, तो मैं एंड को अगर मार्क करूँ तो है लेंथ -1, यानी एंड के अंदर क्या, एंड के अंदर क्या आ जाएगा? 4। एंड के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। और मिडिल क्या है मेरे पास? 5 डिवाइड बाई 2 इज नॉट 2.5, बल्कि सिर्फ 2 आ जाएगा, तो मिडिल के अंदर आ गया है मेरे पास 2। ठीक। अब अगर यहाँ पे इंडेक्सेस का आप ध्यान रखें तो ये आपको पता है इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 3 है, और इंडेक्स नंबर 4 है। ठीक। तो अब मैं अगर लूप स्टार्ट करता हूँ, तो लूप में कहा हुआ है बिगिन, तो है भाई यहाँ पे बिगिन, इस पर कहाँ पॉइंट कर रहा है? इस जगह पे। यहाँ पे मेरा क्या है? बिगिन है। बी वाली इंडेक्स मुझे यहाँ पॉइंट कर रही है, और मेरी लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है कि बी लेस देन मिडल रहना चाहिए। मिडल तो मुझे पता है मेरा फिक्स है, वो है ये। मिडल हमेशा मेरा इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, ये है मेरा मिडल। तो मेरी लूप कभी भी मिडल तक नहीं जाएगी, क्योंकि लेस देन मिडल की कंडीशन मैंने लगाई हुई है। ठीक है, बिगिन कभी भी एंड तक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है? बिगिन को हमेशा लेस देन मिड होना ज़रूरी है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपली लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई हुई है मैंने कि चेक करें
कि टेक्स्ट एट बिगिन, यानी बिगिन पे मौजूद ये टेक्स्ट जो भी है, नॉट इक्वल्स टू अगर आ जाता है टेक्स्ट एट एंड, तो एंड इस वक्त कहाँ पॉइंट कर रहा है, एंड की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है, तो एंड इस वक्त यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो एंड मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एंड। तो अब अगर मैं कंपेयर कराऊंगा ये कंडीशन, यानी इन दो एलिमेंट को मैं इस वक्त कंपेयर कर रहा हूँ, बिगिन वाले को और एंड वाले को, क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है इस वक्त? जी क्लास आप बताइए, क्या ये बिगिन और एंड पे जो एलिमेंट मौजूद हैं वो इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं? ठीक है, चूंकि ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ना ये होगा ना ये होगा। और सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एंड को माइनस माइनस कर दूंगा, यानी अब एंड कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और एंड यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, और साथ ही साथ फिर आपको पता है लूप में इंक्रीमेंट होगा, तो बिगिन कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, फिर दोबारा ये कंडीशन टेस्ट होगी, फिर दोबारा मैं ये चेक करूँगा, और फिर चेक करने के बाद क्या होगा, मुझे ये टेस्ट करना है कि ये कंडीशन सही है या नहीं है, तो दोबारा कंडीशन टेस्ट होगी, और दोबारा से मैं चेक करूँगा कि आए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो फिर से मुझे चेक करना है। अब आप बताएं कि अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस ई को इस ई से, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी ये कंडीशन अगर बात की जाए ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी, इक्वल है या नॉट इक्वल है? स्टिल इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब है कि ये कंडीशन नॉट इक्वल वाली फॉल्स हो जाएगी, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा और एंड को कर दूंगा डिक्रीमेंट, और फिर मेरी एंड की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगी, और बिगिन की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगी। लेकिन जब बिगिन की वैल्यू यहाँ आएगी तो मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बिगिन इक्वल्स टू मिडल हो चुका है। ठीक है, बिगिन इक्वल्स टू मिडल हो चुका है, लेस देन नहीं है, तो मेरी लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और मैं जंप करके सीधा कहाँ आ जाऊंगा, इस स्टेटमेंट पर। और जाहिर सी बात है इस स्टेटमेंट पर आया हूँ और चेक कर रहा हूँ, अगर बिगिन इक्वल्स टू मिडल हो गया है, तो मैं इस वक्त मेक श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग मेरे पास इनपुट किया गया था ये पैलिंड्रोम ही है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम ही है, और आप देख सकते हैं पैलिंड्रोम ही है। तो ये तो मैंने जो आपको बताया ये हो गया जिसमें टोटल नंबर या लेंथ जो है वो ऑड है, यानी कि 5 है। अगर कोई आपके जहन में हो जिसमें हमारे पास 6 आते हो, ऐसे मतलब इवन नंबर आते हो, कोई ऐसा पैलिंड्रोम है जहन में आप लोगों के? एक होता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, कि जिसमें मेरे पास शायद 6 कैरेक्टर्स होते हैं। कोई पैलिंड्रोम है आप लोगों के जहन में जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर इवन होते हो? जी एनीवन, कोई कैरेक्टर आपके जहन में पैलिंड्रोम की एग्जांपल है? चलें खैर एनीवे, अगर उसमें होगा तो उसमें सिर्फ ये चेंज आएगा कि आपका मिडल एलिमेंट जो होगा वो इसके बाद वाला बन जाएगा, यानी अगर आपके पास 6 होगा तो 6 का मिडल आप समझ सकते हैं ना कि 3 बन जाएगा, और उस केस में आपका जो है कंपैरिजन जो होगा वो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट का भी हो जाएगा, यानी इस केस में 2 और 3 कंपेयर नहीं हो रहे, उसमें 2 और 3 भी कंपेयर होंगे, और फिर वो इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगा। ये प्रोग्राम दोनों लेंथ्स को कैप्चर करता है, ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी है, इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी है। अगर आपका कोई एग्जांपल हो जिसमें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो पैलिंड्रोम के, वो भी एंटर करेंगे तो ये काम करेगा। तो फिर दोबारा पूछता हूँ, अब किस किस को क्लियर नहीं था, अब क्लियर है? आप ये भी ले सकते हैं, नंबर है, और नंबर भी करेक्टर में डील होंगे तो करेक्टर कोड इक्वेलेंट होता है, तो ये इसको इक्वल ही कहेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको पैलिंड्रोम ही कहेगा। ठीक है, अभी तो हम रन कर रहे होते तो हम आपको रन करके दिखा देता, इस पे भी ये इसका आंसर पैलिंड्रोम ही देगा। ठीक है, तो अभी किस किस को कंफ्यूजन थी यहाँ पे, हसन अजीम और फहाम शायद कह रहे थे नो क्लियर सर, या नॉट क्लियर सर कहना चाह रहे थे? ठीक है,
काम आपको क्लियर है और बाकी लोगों को? चलें ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं एग्जांपल थ्योरी में सारी जो होती हैं सारी क्या ऑनलाइन होने की वजह से तो हम बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर किया करें। सब एग्जांपल में रन करके नहीं दिखा सकता, कुछ पार्ट आपके ज़िम्मे भी है कि आप उसे ट्राई करें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर। यानी यूज़र से जब मैं इनपुट लेता हूँ तो यूज़र एंटर करता है एक स्ट्रिंग, ठीक है, अगर उसकी डेटा टाइप %d नहीं बल्कि %s है, यानी यहाँ पे मैंने इनपुट लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %s लिखा है, तो यूज़र ने एक नंबर एंटर किया। बज़ाहिर यूज़र को तो इंप्रेशन मिल रहा है कि मैंने एक नंबर एंटर किया है, लेकिन यूज़र ने बैकग्राउंड में एक स्ट्रिंग एंटर किया है, ठीक है, बैकग्राउंड में तो एक स्ट्रिंग है। तो उस स्ट्रिंग को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, अच्छा सबसे पहले तो ये नेम सही नहीं है, ठीक है, टू स्ट्रिंग नहीं, इसका नाम होना चाहिए टू इंटीजर, ठीक है, ये नाम जो है थोड़ा रिवर्स है, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस फंक्शन का नाम टू इंटीजर होना चाहिए मेरा ख्याल है, ठीक, फ्रॉम स्ट्रिंग होता या टू इंटीजर हो जाता। खैर, ये कैसे काम कर रहा है, इस फंक्शन का काम ये है कि यानी इसको अगर एक स्ट्रिंग दिया जाए जिसमें से -1 2 3 का नंबर है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग दिया जाए, स्ट्रिंग समझते हैं, स्ट्रिंग के साथ मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं कर सकता, तो ये फंक्शन के थ्रू मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको एक्चुअली एक -1 2 3 जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, यानी -1 2 3 नंबर बन जाएगा, और फिर मैं उसको एक्चुअली आप मल्टीप्लाई डिवाइड सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरा गोल है कि इस चीज़ को जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको एक इंटीजर फॉर्मेट में लाना, ताकि मैं इस पर इंटीजर ऑपरेशन अप्लाई कर सकूँ, ये मैं करना चाहता, तो इसको मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया है, ठीक है, अब ये है सारा मामला। इधर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर बात समझेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, लेकिन ड्रॉ कर दूंगा तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, यूज़र ने जो स्ट्रिंग एंटर किया है वो है ठीक, तो यूज़र ने क्या एंटर किया है हमारे पास, यूज़र ने एंटर कर दिया है -1 2 3, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास नल करेक्टर, सारे करेक्टर हैं ये, मैं सिंगल कोट यूज़ नहीं कर रहा सिर्फ टाइम बचाने के लिए, लेकिन ये सब करेक्टर हैं, चलें लगा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर फ़ायदा क्या हुआ, इधर भी करेक्टर लगा हुआ है, इधर भी करेक्टर लगा हुआ है, और इधर भी करेक्टर है, और ये भी करेक्टर ही है, तो सब के सब करेक्टर हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग मुझे पास किया गया है, अब मुझे चेक करना है इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये जो पहली वाली जो है A0, यानी सबसे पहली वाली इंडेक्स पे चेक करना चाह रहा हूँ कोई माइनस तो नहीं लगा हुआ, यानी यूज़र ने कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं एंटर कर दिया, अगर उसने चेक करने पे मुझे पता लगता है कि यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है, और नंबर नेगेटिव है तो मुझे अपने पास ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेव करनी है, तो मैंने एक साइन नाम के वेरिएबल में क्या सेव कर लिया, -1, ठीक है, यानी मैं इसको आगे चल के यूज़ करूँगा, अभी मैंने इसमें सेव कर लिया कि साइन जो है -1 है, ठीक है, अब अगर साइन मेरे पास -1 है तो मैंने ऑफसेट नाम का एक वेरिएबल है इसको सेट कर लिया 1, अगर साइन मेरा -1 नहीं होता तो मैं ऑफसेट को रहने देता 0, ठीक है, कीप इन माइंड कि अब ऑफसेट जो है मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब ऑफसेट जो है मेरा इस जगह पे पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे पॉइंट कर रहा है ऑफसेट, क्योंकि मेरे पास साइन की वैल्यू -1 आई हुई है, साइन की वैल्यू चूंकि -1 थी तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, जिसकी वजह से मैंने ऑफसेट को यहाँ पॉइंट करा दिया, यानी ऑफसेट से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है बेसिकली, ऑफसेट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर नंबर मेरा पॉजिटिव होता तो फिर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना नहीं चाहिए था, नंबर पॉजिटिव में तो कोई साइन होता ही नहीं है, तो उस केस में मेरा ऑफसेट क्या होता, 0, यानी उस केस में मेरा ऑफसेट यहाँ पॉइंट कर रहा होता, क्योंकि अगर यूज़र नंबर सिर्फ 1 2 3 एंटर करता, यूज़र नंबर सिर्फ 1 2 3 एंटर करता, तो उस केस में मेरा एक्चुअल नंबर
ये डिजिट जो है, पहला डिजिट जो है प्लेस नंबर 0 पे ही आ जाता। लेकिन चूंकि नेगेटिव नंबर एंटर किया है तो मेरा डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो इससे मैं सिर्फ ये ध्यान रखना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर होगा तो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है, यानी ऑफसेट 1 से, और अगर पॉजिटिव होगा तो सबसे पहली वाली इंडेक्स से स्टार्ट करना है। चलें ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने इसमें से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे लूप लगानी तो है, लेकिन कहाँ से लगानी। लूप यहाँ से लगेगी, मुझे ये पता लग गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। कहाँ तक लगनी है लूप? हमेशा आपको पता है ये लूप हमेशा नल कैरेक्टर तक जाती है। तो मैंने लूप स्टार्ट की हमेशा ऑफसेट से। ठीक है, सी के अंदर मैंने ऑफसेट की वैल्यू कॉपी कर दी, कुछ भी हो सकती है, ऑफसेट में 0 भी आ सकता है, ऑफसेट में 1 भी आ सकता है, डिपेंड करेगा यूजर ने पॉजिटिव नंबर एंटर किया या नेगेटिव। देन लूप कब तक चलेगी? जब तक कि नल कैरेक्टर ना आ जाए, और सिंपली लूप हो रही है आगे इंक्रीमेंट। और लूप के अंदर मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, और ये वही वाली लाइन है, अगर आपको याद हो कि जब मैं नंबर को कन्वर्ट करता हूँ, एन की वैल्यू मैंने इनिशियली 0 रखी है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ। असल चीज़ है ये, मल्टीप्लाई बाय 10 से तो आपको पता है क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब वो इस नंबर 1 को पिक करेगा तो फॉर्मूला कुछ मेरा इस तरीके का बन जाएगा। मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स में लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहली मरतबा जब फार्मूला होगा तो मेरा फार्मूला ये बन जाएगा कि n इक्वल्स टू, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, प्लस ए और सी में जो भी करेक्टर आया हुआ है, ए और सी में इस वक्त आया हुआ 1, 1 का करेक्टर है। और 1 के करेक्टर को अगर आस्की चार्ट में देखें तो इसका कोड होता है आई थिंक 51 होता है समथिंग। चले मैं देख लेते हैं साथ में कि इसका एक्चुअली करेक्टर कोड क्या है आस्की चार्ट में। आस्की चार्ट हमारे पास कहाँ गिवन था? आस्की चार्ट हमारे पास चैप्टर 2 में गिवन था। तो हम आस्की चार्ट को देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 48 हेक्साडेसिमल वैल्यू, राइट? 1 2 3, नहीं ठीक है, 48 होता है। 0 का मतलब है 48 और 1 का मतलब है 49 और फिर सो ऑन चल रहा है। ठीक है, इसको बैकग्राउंड में ले चलते हैं वापस। तो 1 का मतलब है एक्चुअली 49। तो 1 का मतलब चूंकि होता है 49, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, दोबारा से लिख लेते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट। तो हम थे कि n की वैल्यू फॉर फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगी? n की वैल्यू चूंकि 0 है, मल्टीप्लाई बाय 10 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट 0 ही बन जाएगा। और इसमें मैं सिंपली ऐड कर दूंगा कौन सा फैक्टर, फैक्टर क्या है मेरे पास, सम हो रहा है किस चीज़ का, 1 का कोड अभी मैंने देखा आस्की चार्ट में 49, और 0 करेक्टर का मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ जिसका कोड है 48। तो एक्चुअली 49 माइनस 48 बन जाएगा 1, और इस पूरी इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वो मेरे पास डेसिमल का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आइट्रेशन में मेरे पास डेसिमल का 1 आ जाता है, राइट? दूसरी आइट्रेशन पे आऊंगा, जब दूसरी आइट्रेशन पे आता हूँ तो क्या होगा? तो दूसरी आइट्रेशन पे देखते हैं n के साथ क्या हो रहा है। तो दूसरी आइट्रेशन में मेरे पास n इक्वल्स टू, चूंकि अब n की वैल्यू 1 हुई है, ठीक है, तो n को अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो आप समझ गए इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि ये 10 बन जाएगा, ठीक है। और अब जो भी नंबर मैं ऐड करूंगा वो यूनिट वाले प्लेस पे ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली 1 क्या है, शिफ्ट होके लेफ्ट साइड पे चला गया। और अब जो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ वो ये है, और वो क्या ऐड करने वाला हूँ, दूसरा नंबर है मेरे पास 2 का कोड इक्वेलेंट होता है 50 के, और 50 में से फिर 0 ही माइनस कर रहा हूँ, तो 48 माइनस करने की मतलब ये है कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा 2, और मैं 10 में 2 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 12 बन जाएगा, तो 12 बन गया। जब तीसरी आइट्रेशन पे मैं आऊंगा तो मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी, ये देख लेते हैं, n इक्वल्स टू, अब मेरे पास ध्यान रहे n की वैल्यू क्या हुई हुई है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा 10 तो क्या हो जाएगा 120, 120 में मुझे ऐड करना है, अब मेरे पास है 3 करेक्टर का, करेक्टर 3 का आस्की कोड में मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा इसका जो इक्वेलेंट है वो 51, और 51 में से अगर मैं 48 माइनस करता हूँ तो मुझे डेसिमल का 3 मिल जाता है, यानी सिंपली 120 में मैं क्या ऐड कर दूंगा 3, तो 123 बन जाएगा, राइट? तो क्या बन जाएगा 123 बन जाएगा। और फिर जब मैं अगली मरतबा इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे पता है मेरे पास क्या आ जाएगा,
मेरे पास ये नल कैरेक्टर आ जाएगा। अब नल कैरेक्टर आ जाएगा तो मैं लूप के अंदर जो एन वाली कमांड है उसे एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, बल्कि लूप टर्मिनेट होकर यहाँ आ जाएगी। और इस वक्त ध्यान रहे मेरे पास एन में क्या मौजूद है, 123 मौजूद है। एन के अंदर मेरे पास 123 मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मैं काफ़ी हद तक क्लोज पहुंच गया, और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना 1 1 2 1 2 3 हम एक जगह ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां हमने वाइल लूप की एग्जांपल की थी। ये हमने मल्टीप्लाई बाय 10 वाली चीज़ भी वहां पे की थी। यहाँ पे जस्ट सॉर्ट ऑफ रिकैप करवाई। असल चीज़ जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि अगर मैं आस्की के 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे एक्चुअल 1 मिल जाता है। आस्की के 9 में से मैं 0 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे एक्चुअल 9 मिल जाता है। यानी 0 का करैक्टर सब्ट्रैक्ट करने से मुझे उसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाता है। सीखने वाली बात ये, यानी क्योंकि 49 में से 48 जाएँगे 1, 50 में से 48 जाएँगे तो 2 बन जाता है इसका कोड मेरे पास। इसका कोड 3 बन जाता है मेरे पास। तो ये है समझने वाली बात कि इधर अगर मैं हर मर्तबा 0 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो मुझे एक्चुअली उसका डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाता है। और फिर मैं सिंपली वही वाला फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10, जो मैं अभी तक लगाता आया हूँ। पहले भी यूज़ कर चुका हूँ नंबर को एक मूव शिफ्ट कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब मेरे पास 123 मौजूद है। अब मुझे उसको -123 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ? किसी भी नंबर को मुझे अगर नेगेटिव करना होगा तो उसको मुझे सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करना है, या -n लिख देता हूँ। लेकिन ये मैंने कहा ये मैं तभी करूँगा जब मुझे पता हो कि मेरा नंबर नेगेटिव है, और नंबर नेगेटिव के लिए याद होगा आपको शुरू में हमने साइन को -1 सेट किया था। तो अगर साइन की वैल्यू -1 होगी तो ये मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, वरना नहीं होगा। और इवेंचुअली जो एन की वैल्यू मेरे पास वो 123 आ जाएगी नेगेटिव की। 123 माइनस का आ जाएगा। और अब ध्यान रहे एन एक इंटीजर है। एन एक इंटीजर है तो इस स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, यानी इस चीज़ को मैंने इस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बात समझ में आई। ये एन वाला फार्मूला तो पुराना है तो इसमें मैं इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा, आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि क्या करता है। सिर्फ एम्फेसाइज की बात थी ये कि हर मर्तबा मैं उसमें से ज़ीरो ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ज़ीरो करेक्टर का जो है उसका आस्की कोड है 48, और ये सारे नंबर चूँकि साथ-साथ हैं। 49 1 का कोड है, 50 जो है 2 का कोड है, 51 3 का कोड है, एंड सो ऑन इस तरीके से। तो अगर मैं 48 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ किसी में से भी तो मुझे एक्चुअली उस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाता है। ये यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। तो इस तरीके से मैं किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, आप लोगों का फीडबैक रिक्वायर्ड है मुझे यहाँ पर। क्लियर? और कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये क्लियर आया है, बाकी खामोशी है तो आई विल कंसिडर इट एज अ यस। तो मैं इसको भी कर देता हूँ क्लियर। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल पे, और ये एग्जांपल अभी जो हमने एग्जांपल की उससे मिलती जुलती ही है। इसमें कह रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर्स काउंट करने इन स्ट्रिंग, यानी एक मैं स्ट्रिंग अगर आपको लिख के देता हूँ, जैसे कि मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखा दूँ तो आप एंटिसिपेट कर सकेंगे। मैंने एक स्ट्रिंग एंटर किया, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग आपने एंटर किया है इसमें ए जो है 2 दफ़ा आया है, पी जो है 1 दफ़ा आया है, सी 1 दफ़ा आया है, डी 1 दफ़ा आया है, ई 2 दफ़ा आया है, एंड सो ऑन। इसने सारे कैरेक्टर जितने भी मेरे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद थे, कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, बाकी सब इसने इग्नोर कर दिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो कोड है उसमें वही रेंज लगाई हुई है कि अगर वो इस रेंज में हो, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक की रेंज में, तो उसको काउंट करना है। स्पेसेस वगैरह को मैंने काउंट नहीं करना है। तो ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है देख लेते हैं। एक मैंने स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, जिसमें यूज़र से मैं इनपुट ले लूँगा।
मैंने एक एरे लिया है जिसमें मैंने 26 उसका साइज रखा है। 26 साइज क्यों रखा है? ताकि इसमें मैं पूरे 26 कैरेक्टर ले सकूँ। यानी पहली लोकेशन पे ए का काउंट आएगा, दूसरी लोकेशन पे बी का काउंट आएगा, तीसरी लोकेशन पे सी का काउंट आएगा एंड सो ऑन। तो मैं फर्स्ट लोकेशन पे ए का काउंट स्टोर करूँगा, सेकंड पे बी, थर्ड एंड लास्ट 25th वाली लोकेशन पे मैं जेड का काउंट स्टोर करूँगा। वही मैंने लूप लगाई, स्ट्रिंग को आगे बढ़ाता रहा जब तक कि क्या हुआ, नल कैरेक्टर ना आ जाए। और सी प्लस प्लस करता रहा, सी प्लस प्लस सिर्फ मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर करती रही। सारी बात है इस कंडीशन की। इस कंडीशन में मैंने सिर्फ ये चेक किया है कि अगर वो स्ट्रिंग स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक आता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, वरना नहीं। और ये लाइन क्या करिए, काउंट को मॉडिफाई करिए, काउंट वाले एरे को मॉडिफाई करिए। अगर देखा जाए तो काउंट वाले एरे में क्या मॉडिफाई कर रही है, कह रही स्ट्रिंग करेक्टर, जो भी आपके पास करेक्टर आया है उसमें से ए को सपरेट कर दें, स्मॉल ए को। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं क्विक ब्राउन फॉक्स में, अगर मेरे पास ए आता है तो ए में से मैं माइनस कर दूंगा अगर ए को ही, तो इससे मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा? क्या ख्याल है, ए माइनस ए क्या आएगा क्लास? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए माइनस ए क्या आएगा? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ए का कोड क्या है। ए का कोड आपके पास है, आज की चार्ट में देखें तो 97 होता है। 97 में से अगर मैं 97 को सपरेट कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? जी क्लास, 97 माइनस 97 का रिजल्ट तो बता सकते हैं ना आप लोग? तो इट विल बी आ ज़ीरो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो ये एक्सप्रेशन ए की सूरत में, ये एक्सप्रेशन इस वक्त 97 माइनस 97 बन रही है जो कि है ज़ीरो। तो यानी काउंट ऑफ ज़ीरो की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ देखें, काउंट ऑफ ज़ीरो में मैं कर रहा हूँ सिंपली प्लस प्लस। और काउंट ऑफ ज़ीरो में इस वक्त क्या है, सारों को, अच्छा ये देखें एक चीज़ आपने पूछी नहीं मुझसे, सर ये क्या किया आपने? ये एक तरीका है एरे की सारी वैल्यू को ज़ीरो से इनिशियलाइज कराने का, यानी सारी की सारे इंडेक्सेस में क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं पूरे एरे में एक ही वैल्यूज स्टोर कराना चाहता हूँ इनिशियलाइजेशन के वक्त, तो मैं ब्रैकेट के अंदर एक जीरो करके लिख दूंगा तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। वन लिख दूंगा तो वन हो जाएंगे, 10 लिख दूंगा तो 10 हो जाएंगे। सारी वैल्यूज एक ही असाइन करानी हो पूरे एरे को, तो ये हो जाएंगी। तो ये काउंट की जीरोथ वाली वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, सिंपली प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब है उसमें इनिशियली जीरो 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 था, अब प्लस प्लस होने के से वो क्या हो जाएगा, वन। तो ए में एक इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो गया। फिर इसी तरह जब ये लूप दोबारा चलेगी, मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर फर्ज करें मैं आता हूँ क्विक पे, क्यू पर आता हूँ। तो क्यू का कोड चेक करूँगा मैं आज की चार्ट में क्या है, और क्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फिर से ए को। और क्यू में से ए सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास एक इंडेक्स बनेगी जो होगा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ए एंड क्यू। और चूंकि ए और ए बी सी डी सारी की सारी सीक्वेंस में है, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो वही आएगा जो क्यू का प्लेस बनता है इन अल्फ़ाबेट्स, -1, क्योंकि काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। तो इवेंचुअली क्यू की इंडेक्स क्या बनेगी, क्यू हमारे पास होता है, अगर बात की जाए M13 है, NOPQ। तो ये हमारे पास आ गया 14 15 16 17th वैसे इसका नंबर है, लेकिन इसकी इंडेक्स बनेगी 16 क्योंकि काउंटिंग मेरी ज़ीरो से स्टार्ट होगी। तो उस सूरत में इधर क्या बन जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा 16। और मैं 16 वाली लोकेशन पे जो भी होगी वैल्यू उसको क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट। जीरो थी तो वो वन हो जाएगी, और वन थी तो टू हो जाएगी, एंड सो ऑन जो भी हो। और फिर क्विक करते 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 मैं यहाँ दोबारा से लेजी पे जब पहुंचूंगा तो लेजी में मेरे पास फिर से ए आ जाएगा। और फिर से ए आएगा तो आपको पता है एक ए तो मेरे पास ये आ चुका था, जब मैंने इंक्रीमेंट किया तो वो जीरो से वन हो चुकी थी। जब दोबारा से ए आएगा तो फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, वो वन से टू हो जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सारी की सारी इंडेक्सेस को एज अल्फ़ाबेट मैप कर लेगा। और जब मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहूँगा तो
ऑटोमेटिकली मैं अल्फ़ाबेट को डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। वो कैसे होंगे? अब आप ये प्रिंटफ वाली लूप को ज़रा देखें क्या कर रही है। प्रिंटफ वाली लूप 0 से 25 तक चलेगी और कह रही है परसेंट सी अकरेंस ऑफ यानी परसेंट सी ये कैरेक्टर जो है परसेंट डी टाइम अकर हुआ है। तो मेरे पास एरे के अंदर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ काउंट मौजूद है यानी परसेंट डी ये वाली चीज़ मौजूद है। लेकिन ये मैं परसेंट सी कैसे ला सकता हूँ? तो परसेंट सी लाने का बहुत अच्छा तरीका है कि सी की वैल्यू में वापस ए को ऐड कर दूँ। तो वापस से मुझे वही नंबर मिल जाएगा जो है, यानी 97 ऐड कर दूँगा तो मुझे एक्चुअल नंबर फिर से मिल जाएगा। यानी जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा था उसकी रिवर्स चीज़ मैंने यहाँ कर दी तो नंबर से वापस मुझे उसका आस्की कोड मिल गया और आस्की कोड में सबट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे एक नंबर मिल जाता है। तो वही है कि फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक जगह, आस्की कोड से नंबर निकाल रहा हूँ और इस जगह पे मैं नंबर से आस्की कोड वापस जनरेट कर रहा हूँ। तो ये दोनों रिवर्स अप्रोचेस हैं, नंबर से आस्की एंड आस्की से नंबर। तो इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देखिएगा, मिलता-जुलता है पुराने प्रोग्राम से और एक अच्छी एप्लीकेशन है स्ट्रिंग की। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और अब मुझे फिर से फीडबैक रिक्वायर्ड है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये एक्सरसाइज़ेज़ थोड़ी-सी ट्रिकी हैं, ठीक है? एंड में मैंने इसलिए स्पेशली कराई हैं कि ये ट्रिकी हैं और ट्रिकी का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा इनको करके देखें ना, उतना ज़हन आपका खुलेगा और ज़हन खुलने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में अगर मैं कोई ट्रिकी क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आपका ज़हन चल जाएगा और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप इनको कहेंगे छोड़ो जाने देते हैं, तो फिर एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपका ज़हन ही नहीं चलेगा एग्ज़ाम में कि इसको सॉल्व कैसे करें या कोई मैं ट्रिकी क्वेश्चन दे दूँगा तो बात समझ में नहीं आएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा वही बात है मुश्किल चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा एक्चुअल एग्ज़ाम आपको आसान लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, करके देखिएगा कि ये एज़ इट इज़ काम भी कर रही है जैसा मैं बता रहा हूँ। तो वेरीफ़ाई ज़रूर किया करें। एंड लास्ट यूज़फुल एग्ज़ाम्पल सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। सब स्ट्रिंग की ज़रूरत अक्सर ये होता है कि आपका एक बड़ा सा स्ट्रिंग है और आप उसमें से कुछ चंक को निकालना चाहते हैं, यानी सब स्ट्रिंग को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग, इसमें से सिर्फ मैं प्रोग्रामिंग को निकालना चाहता हूँ तो मैंने अपने कोड में बताया कि भाई आप स्टार्ट कहाँ से करें और कितनी लेंथ ले लें। तो मैं चाहता था कि प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा निकालूँ तो मैंने उसको कहा कि आप पोजीशन थर्ड से स्टार्ट करें, ठीक है? ये यूज़र के लिहाज से पोजीशन है। पोजीशन थर्ड से स्टार्ट करें और 11th कैरेक्टर निकाल लें। तो ये यहाँ से काउंट करेगा और 11 कैरेक्टर निकालेगा तो ये प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी निकल आएगी। तो ये करना भी बहुत आसान है। मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया, देन यूज़र से वही वाली बात है स्ट्रिंग के बाद बोला आप बताएँ कौन-सी पोज़ीशन करनी है, तो पोज़ीशन यूज़र ने बता दी 3, लेंथ बोला गया यूज़र ने बता दी 11। तो मेरा काम सिंपली ये है कि लूप चलानी है मुझे, ज़ाहिर-सी बात है लेंथ तक जाना है, तो सी 0 से स्टार्ट हुआ और हमेशा लेंथ से कम तक चलता है क्योंकि काउंटिंग 0 से मैंने एक लूप लगा दी। सब स्ट्रिंग मेरे पास है जिसमें मैं सी को रख रहा हूँ क्योंकि सब स्ट्रिंग में जो भी चीज़ कॉपी होगी वो पहली इंडेक्स से कॉपी होना शुरू होगी, लेकिन ये जो मेरा इनपुट स्ट्रिंग है इसमें देखें मैंने क्या फार्मूला लिखा है। सारी बात इस फार्मूले को लिखने की है। तो मैं एक एक करके करेक्टर कॉपी करने वाला हूँ लेकिन किस लोकेशन से, तो इसमें बताया गया कि आप पहले तो पहुंच जाए उस पोजीशन पर, ठीक है? वो पोजीशन क्या थी 3, ठीक है? और 3 में -1 कर दें, क्यों -1 कर दें? क्योंकि यूज़र ने बताया थर्ड लोकेशन और थर्ड लोकेशन एक्चुअली क्या होती है? इंडेक्स नंबर 2, तो 3 -1 विल बिकम 2। तो ये चीज़ तो बन गई एडजस्टमेंट -1 वाली और इसमें मैं हमेशा ऐड कर रहा हूँ सी। सी इनिशियली है मेरे पास 0, तो इनिशियली तो क्या होगा? सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट इसमें कॉपी हो जाएगा यानी इसमें चला जाएगा p। फिर उसके बाद जब सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 1 और ये वाली वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 1। तो फिर इसके बाद पी के बाद जो इसमें ऐड होगा वो क्या होगा? एलिमेंट जो कि तीसरी इंडेक्स पे यानी आर, फिर आर चला जाएगा, फिर इसी तरह ओ चला जाएगा और चलता जाएगा जब तक कि लेंथ तक ना पहुँच जाऊँ। लेंथ मैंने कितनी रखी हुई है? 11। तो ये इस तरीके से टोटल 11 कैरेक्टर पिक करेगा और 11 कैरेक्टर पिक करेगा तो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग इसमें मूव हो जाएगा। लेकिन मैंने चूँकि खुद से मैन्युअली एक-एक कैरेक्टर पिक किया है, तो मेरे स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर नहीं होगा, तो एंड में मुझे व्हाइल लूप के बाद खुद ही से एंड में नल कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा नल कैरेक्टर जब भी मैं मैन्युअली कॉपी करूँगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो मुझे एंड में खुद से लगाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि स्ट्रिंग एंड हो गया है।
तो प्रोग्रामिंग जब मेरे पास आ जाएगा तो एंड में मैं नल कैरेक्टर इंसर्ट करूंगा और देन जस्ट डिस्प्ले करा दूंगा सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये रिलेटिवली आसान एग्जांपल थी और मैंने इसीलिए एंड में रखी थी कि मुश्किल हम पहले कर लें ताकि आप एग्जॉस्ट हो जाएं तो आपके लिए आसान एग्जांपल बचे। तो बताइए इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन? जी क्लास। खामोशी है आप लोगों की, एग्जॉस्ट हो गए हैं। चले मैं लेक्चर को बस कंक्लूड करता हूँ। ये आखिरी एग्जांपल थी हमारे पास और चैप्टर भी एंड हो गया और चैप्टर एंड होने के बाद हमारे पास आखिरी असाइनमेंट है इस कोर्स का, असाइनमेंट नंबर 8। और इसके बाद हम लेवल हो जाएंगे और इसके बाद आप लोगों को कोई असाइनमेंट थ्योरी में नहीं मिलेगा। तो असाइनमेंट ये आखिरी हो गया हमारे पास, आखिरी क्विज हमारा बाकी है जो कि है आपका कमिंग मंडे को। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा इसी चैप्टर से, मंडे को आप लोगों का क्विज है। पहले मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। असाइनमेंट में टास्क 1 कह रहा है राइट कंप्लीट सीक्वेंस टू फाइंड वोवेल कंसोनेंट अल्फाबेट्स, यानी अदर देन क्या है, वोवेल्स के अलावा जो होते हैं उन्हें कंसोनेंट कहा जाता है। डिजिट्स यानी नंबर और वाइट स्पेस करेक्टर। तो आपने इस तरह का अभी अभी एक प्रोग्राम किया है, मैंने काउंट करने को कहा है आपको, क्या क्या काउंट करें, वोवेल काउंट करें, कंसोनेंट काउंट करें, डिजिट काउंट करें। अभी मैंने एक एक्सरसाइज कराई उसमें मैंने ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट काउंट कराए, तो उसी से आप इसकी रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये काम फंक्शन से करना है और फंक्शन की डिक्लेरेशन मैंने गिवन दी हुई है और इसमें पॉइंटर भी इन्वॉल्व किए हुए। ठीक, तो हमारे पास इस तरीके से आप पॉइंटर यानी कि आउटपुट पैरामीटर के तौर पे रखे हुए वोवेल कंसोनेंट डिजिट और वाइट स्पेस आपके आउटपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, एक रेफरेंस के तौर पे अभी अभी हमने जो काउंटिंग वाली एग्जांपल ली है इसको देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक और ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई स्ट्रिंग दिया जाता है, उसके बीच में अगर स्पेसेस हैं तो आपका काम क्या है, सारे के सारे स्पेसेस हटा दें। ठीक है, यानी अगर जैसे हम कर रहे हैं फुल नेम है या कोई सेंटेंस है उसके बीच में अगर आपके पास स्पेसेस हैं तो आप उसमें से स्पेसेस को, ठीक है, तो स्पेस को रिमूव कर देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रॉम्प्ट यूजर, प्रॉम्प्ट स्पेस यूजर फ्रॉम इनपुट तो स्पेस स्पेस स्पेस, अगर ये स्ट्रिंग में इसको इनपुट दूंगा तो ये सारे के सारे स्पेसेस बीच में से हटा देगा। दूसरा टास्क ये है, इसको भी आप सोचिएगा कैसे होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट 8 और लास्ट असाइनमेंट है आप लोगों का, डेडलाइन नेक्स्ट वीक होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी सारी हैं, इनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, क्विज व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो असाइनमेंट ड्यू है आप लोगों के पास नेक्स्ट वीक। एक मेरे पास हैंड रेज हुआ है, होपफुली रिलेटेड क्वेश्चन हो। जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी रामशेख। सर इसका क्वेश्चन कि हम लोग को जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है हम्म, वो हमारा कि सारा सॉफ्टवेयर बेस होगा, मतलब आप सिर्फ हमारी कोडिंग चेक करेंगे ना बेसिकली तो प्रोजेक्ट में। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ अभी क्लास के बाद। ठीक है, सर एक और भी चीज पूछनी थी कि आप हम लोग की दोनों लैब्स का टाइम क्या मंडे को होगा? दोनों लैब, तो तब आपने 2 लैब्स कराई थी ना इस ट्यूसडे को। नहीं नहीं, डेडलाइन आगे की है, मैंने उस पर लिखी हुई है। LMS पे आप चेक कर लीजिए, डेडलाइन आगे की है। ठीक है, अच्छा, तो क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, वरना फिर मैं क्लास सेशन एंड कर देता हूँ। चलिए, मेरा ख्याल है कि क्लास कंक्लूड कर देते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।